मेरा नाम संजय है। मैं करीब 26 साल का हूँ। बचपन में मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं पढ़ लिख नहीं पाया। पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण मुझे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। हालात ऐसे हो गए कि मैं अब किसी भी तरह का काम करने को तैयार हो गया था। मैंने बहुत जगह काम ढूंढा, पर मुझे कहीं से भी किसी भी तरह का काम नहीं मिल रहा था। मुझे एक फ़ोन आया। वो फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसका नाम रमन था। उसने बताया कि वह जहाँ काम करता है वहाँ एक और आदमी की ज़रूरत है, और उसने मुझे वहाँ काम करने की सलाह दी। उसकी बात सुनकर मेरे सूने दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। मैंने तुरंत उसे काम के लिए हाँ कर दिया और उससे काम के बारे में पूछा। जैसे ही मैंने उसके काम के बारे में जाना, मेरी खुशी की लहर अब डर में बदल गई और मेरा गला सूखने लगा। वह काम था अस्पताल के मुर्दा घर में रात को सोने का काम। मैं बहुत डरा हुआ था, पर घर की जिम्मेदारियों और अपनी मजबूरियों के आगे कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने ना चाहते हुए भी उस काम के लिए हाँ कर दिया। उसने मुझे कल ही सुबह वहाँ बुलाया। अगली सुबह मैं उसके बताए हुए पते पर पहुँच गया और उससे जाकर मिला। मुझे उसने वहाँ के मालिक से मिलवाया और मेरा नाम उस काम करने के लिए लिखवाया। जब उसके मालिक ने अंगूठा लगाने को बोला तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने ना चाहते हुए भी अंगूठा लगा दिया। इस तरह मेरा काम वहाँ पर लगा दिया गया। मेरा काम रमन भाई के साथ उन मरे हुए लाशों के बीच उस मुर्दा घर में सोना था। मैं रमन भाई के कमरे पर ही रुका था। शाम होने तक मैं वहीं रुका। करीब 7 बजे रमन भाई और मैं मुर्दा घर की तरफ सोने जा रहे थे। मुर्दा घर हॉस्पिटल के सबसे पीछे वाली जगह पर था। मुर्दा घर के पीछे सुनसान जंगल था। मैं जैसे जैसे मुर्दा घर की तरफ बढ़ रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे। कांपते कदमों के साथ मैं उस सुनसान मुर्दा घर के पास पहुंचा। वहां पर एक अलग तरह की ही बदबू आ रही थी, जिससे मेरा दम घुट रहा था। ना चाहते हुए भी मैं और रमन भाई मुर्दा घर में घुस रहे थे। मेरी नज़र बस बेंच पर पड़ रखी उस बेजान लाशों पर ही थी। वहाँ करीब 50 से 60 लाशें होंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी लाशों को एक साथ नहीं देखा था। मुर्दों से भरी हुई उस जगह में एक छोटा सा कोना खाली था। रमन भाई ने उसी तरफ जाने का इशारा किया। उससे पूछने पर पता चला कि वहीं पर बिस्तर लगाकर सोना पड़ता है। मैं उसके साथ वहाँ बैठा। मेरी नज़र उन लाशों से हट नहीं रही थी। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र बार बार वहाँ जा रही थी। करीब 9 बजे तक हम दोनों ने बात की, और जब सोने की बारी आई तो रमन भाई ने अपनी जेब से शराब की बोतल निकाल ली और उससे वो शराब पीने लगे और मुझे भी पीने के लिए बोलने लगे। मैंने मना कर दिया तो उसने कहा, अरे भाई, शराब नहीं पिएगा तो इन मुर्दों के बीच में कैसे सो पाएगा? अगर रात को नींद खुली तो ज़रा सी भी आहट तुझे यहाँ डरा देगी। मैंने फिर भी मना कर दिया, क्योंकि मैं नशा नहीं करता था, और इस तरह मैं सो गया। रमन भाई भी पता नहीं कब सो गए और किसी तरह सुबह हो गई। मैंने रमन भाई को उठाया और हम बाहर की तरफ निकल आए। उस सुबह मुझे थोड़ी हिम्मत आई। रमन भाई के साथ मैं उनके कमरों पर चला गया। वहाँ से खाना खाने के बाद मुझे कुछ काम के लिए हॉस्पिटल बुलाया गया। मैं वहाँ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि हॉस्पिटल के एक कमरे के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा है। मैं भीड़ देखकर पास गया। मैंने वहाँ जो देखा वो देखकर मैं अपनी जगह पर जम सा गया। वो एक लावारिस लाश थी। उसके दोनों आँख
बाहर की तरफ निकले हुए थे और जबड़ा पूरा टूटा हुआ था और मुंह से सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ तरल पदार्थ निकल रहा था। उस लाश को वहाँ स्टाफ के द्वारा मुर्दा घर में रखवाया गया। मैं भी उसके पीछे पीछे मुर्दा घर जा रहा था। उस लाश को बिल्कुल हम लोगों के सोने वाली जगह के साइड पर रखवाया गया, जिसका कारण था वहीं की जगह अब खाली पड़ी थी। यह देखकर मैं बिल्कुल सहम सा गया। करीब शाम के 6 बजने को थे। मैं जल्दी से रूम जाकर और खाना खाकर रमन भाई के साथ मुर्दा घर आ रहा था। मुझे सुबह बहुत हिम्मत आई थी, पर फिर भी कल के मुकाबले आज ज़्यादा डर लग रहा था। मैं बार बार उस लावारिस मुर्दे की तरफ ही देख रहा था, पर रमन भाई को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रोज की तरह उसने शराब पी और आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चला गया। मैं भी किसी तरह आंखें बंद करके सो गया। करीब रात को अचानक से मेरी नींद खुल गई। दीवार पर लगी घड़ी किसी भयानक चेहरे की तरह चमक रही थी और टिक टिक की आवाज उस मुर्दा घर को और डरावनी बना रही थी। घड़ी में करीब 12 बज रहे थे। तभी मेरी नज़र मुर्दा घर के उस पुराने दरवाजे पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा वहाँ पर कोई खड़ा है और लगातार अपने सिर को हिला रहा है। मैंने रमन भाई को हिलाने की कोशिश की, पर रमन भाई के जगह पर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद रमन भाई ही दरवाजे पर था। मैंने उसको आवाज़ लगाई, रमन भाई। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई, रमन भाई। वह बस बिना जान की लाशों की तरह वहाँ खड़ा था। मैं उठकर उसको लेने के लिए आगे बढ़ा। मैं जैसे ही दरवाजे तक पहुँचा, रमन भाई ने अचानक झटका देकर बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं डर के मारे वहीं पर जम सा गया। मैं डरते डरते उसे आवाज़ दे रहा था, रमन भाई दरवाज़ा खोलो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैं बार बार उससे विनती कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुर्दों के बीच से उठकर कोई मेरे पास आ रहा है। मेरा गला किसी रेगिस्तान की भूमि के जैसा सूख रहा था। मेरी तरफ बढ़ते कदमों के लड़खड़ाने की आवाज़ के साथ साथ एक सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू तेज हो रही थी। मेरा वहाँ दम घुट रहा था। मैं वहाँ से हिल नहीं पा रहा था, जैसे कि मेरा पैर वहाँ जम सा गया हो। तभी मुझे मेरे कंधों पर गीला गीला और चिपचिपा सा कुछ महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे कंधों पर अपना गीला हाथ रखा हुआ हो और मेरे कानों में ठंडी हवा जैसी सांसों की आवाज़ और लहर आ रही थी। आवाज़ मेरे गले का साथ छोड़ चुकी थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तो जैसे मुझ में मर चुकी थी। हल्की हवा के साथ मुझे किसी की फटी हुई आवाज़ सुनाई देती है, मैं जिंदा हूँ, मुझे बाहर जाने दो। उसने मेरे सिर को पकड़कर अचानक घुमा दिया। जब मैंने उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आज यहीं मर जाऊंगा। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ चुका था। उसकी एक आंख लटक रही थी और जबड़ों से खून लगातार आ रहा था, फर्श को गीला कर रहा था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे को जोर से खींचा। दरवाज़ा अचानक खुल गया और दरवाजे के उस पार नीचे रमन भाई गिरा हुआ था। मैंने बिना सोचे समझे आधी रात को ही वहाँ से भागा और किसी तरह मैं रमन भाई के रूम तक पहुँचा और वहाँ पहुँचकर मैंने हॉस्पिटल के स्टाफ को फ़ोन किया, मुर्दा घर में कुछ गड़बड़ है, शायद वो एक्सीडेंट वाला आदमी जिंदा है। फिर मैं हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ करीब 4 बजे फिर से मुर्दा घर पहुंचा। मैंने देखा कि रमन भाई अभी भी वहां गिरा हुआ है। वो लाश बिल्कुल अपनी ही जगह पर थी। जब हमने रमन भाई को उठाने की कोशिश की तो वह उठा नहीं। हमने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। करीब आधे घंटे के बाद डॉक्टर साहब आए। उन्होंने रमन भाई को देखते ही बोल दिया
कि वह अब मर चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उसी दिन अपनी वो नौकरी छोड़ दी और मैं अपने घर आ गया।